हेलो। एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। यूएसए इम्पोज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन कंट्रीज। अभी हाल ही में यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया है बहुत सारी कंट्रीज पे। तो इस टॉपिक को आज डिटेल में देख लेते हैं, डेप्थ में इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इसको हम देख लेते हैं कि इंडिया पे इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ पे जो ये टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या रिटेलिएटरी टैरिफ भी वो इम्पोज करेंगी कंट्रीज़। तो एक जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उस पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, डब्ल्यूटीओ कहाँ स्टैंड करता है यहाँ पर, क्या डब्ल्यूटीओ का कोई रोल नहीं रहा यहाँ पर। So we will look all these aspects in this article. तो इसको थोड़ा डिटेल में हम देखने जा रहे हैं आज। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में इम्पोज किया है टैरिफ, आई थिंक 2-3 डेज बैक अनाउंस किया है ये कि यूएसए इज गोइंग टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। सो एक तो पहली बात यह है कि टैरिफ इम्पोज क्यों कर रहा है यूएसए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द यूएसए इज सो ईगर टू इम्पोज टैरिफ ऑन ऑल इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स और ऑल ऑन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। सी, द सोल एंड द most important reason which is given by the USA is the trade deficit. USA government has said that USA has trade deficit with many of its trading partners. So to eliminate that trade deficit, USA is also imposing tariff on those countries which impose tariffs on the goods imported from the USA. So this is one of the reason which is declared by the USA government. और दूसरा सेकंड थिंग कि बहुत सारे जो टैरिफ हैं या टैक्सेस हैं दूसरे कंट्रीज में, जो भी इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएसए के, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो लगा कर रखे हैं। उससे ओवरऑल क्या होता है कि जो यूएसए की जो कंपनियां हैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, सो देयर कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज बिकम्स वेरी हाई। मीन्स कहीं ना कहीं यूएसए जो है अपनी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी को लूज कर रहा है, जॉब लूज हो रही हैं यूएसए में। ठीक है, तो सिंस लास्ट फ्यू इयर्स इट इज अ क्लेम ऑफ द यूएसए गवर्नमेंट दैट मेनी फैक्ट्रीज हैव बीन शट डाउन एंड यूएसए हैज loses many jobs. So these are few reasons with which the USA has now come out with reciprocal tariff. अब इस रेसिप्रोकल टैरिफ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको कि किस तरीके से यूएसए जो है वो ये रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करने जा रहा है। एक्चुअली द यूएसए हैज इम्पोज टू टाइप्स ऑफ टैरिफ। फर्स्ट, लेट अस सी द मीनिंग ऑफ टैरिफ and the meaning of trade deficit, then we will look at some facts. So we will study it separately. Tariff imposed by USA. Tariff imposed by USA. First, let us see the meaning of tariff. What is tariff? Tariff is a kind of tax which is imposed on imported goods. ये एक टैक्स है। जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करती है कुछ, तो वो जो इंपोर्ट गुड्स के इंपोर्ट पर जो टैक्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। अ टैक्स imposed on imported goods. This is the simple meaning. What is the meaning of trade deficit? क्योंकि एक ये टर्म भी आया है, trade deficit, and this is one of the major reason the USA has imposed the reciprocal tariff. Actually, this is the reciprocal. We will see the meaning of reciprocal also. So trade deficit means the difference between the export and import of goods. किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स का, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मींस यू आर एक्सपोर्टिंग लेस बट इंपोर्टिंग मोर,
लाइक द केस ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू चाइना, जैसे कि चाइना का इंडिया से जो ट्रेड है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, वो इस तरीके का कि कुछ इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, सो देर इज अ डेफिसिट. ओके, द difference between export and import of goods. And remember one thing here, export is less than import. That is why you will get deficit. Import is greater than export. So this is the meaning of these two terms, economic terms. Now we will look at some facts, the kind or the types of tariff which is going to be imposed by USA on all kinds of countries, whether they are developed countries, low income countries, poor countries, सभी पे impose कर दिया टैक्स, किसी को छोड़ा ही नहीं है. दो टाइप्स के टैक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ टैरिफ, rather more appropriate is tariff. One is base tax or base tariff, and another is country specific tariff. Country specific tariff. One is base tariff, other is country specific tariff. These two types tariffs have been announced by the USA government. This base tariff is 10%. Irrespective of trade deficit of USA with other countries, this base tariff will apply to all the trading partners or all the countries, and it is going to be applied on 5th April. ये 5th April से start हो जाएगा, 5th April 2025. And this country specific tariff is different for different countries. For example, like Cambodia. With Cambodia, the USA has a huge trade deficit. So it has imposed a very heavy tariff on that country, Cambodia. It is 49%. This is one of the highest tariff imposed by USA on Cambodia. Similarly, if you look at second number, then this is Vietnam, 46%. Then 37% for Bangladesh, and 34% फॉर चाइना. और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया का 27% इम्पोज्ड ऑन इंडिया. ठीक है. अच्छा, ये कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ जो है, एक्चुअली दिस इज द यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ. एक टर्म है यहां पर, इसको समझ लीजिए, यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ. So you understand the meaning of reciprocal tariff. Reciprocal means आप अगर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ इम्पोज करेंगे. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल. what is the meaning of discounted? USA discounted reciprocal tariff. Discounted means the tariff which have been imposed by USA is actually has been calculated in a manner that if a particular country, for let's say India, imposes 52% tariff on goods of USA, जो भी यूएसए से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, उस पर अगर 52% इंडिया टैरिफ इंपोज करता, तो उसका 50% मीन्स 26% जो होगा वो यूएसए इंपोज करेगा इंडिया के गुड्स पे. दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ. डिस्काउंटेड मीन्स वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ डिस्काउंट, वी आर नॉट imposing the same amount of tariff which has been imposed by other countries. This is the USA's स्टेटमेंट, राइट. सो कंट्री स्पेसिफिक जो टैरिफ हैं वो यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ. एंड दीज आर फ्यू फिगर्स because there are many countries, whether it is developed countries or less developed countries or poor countries. So for example, middle income countries or lower income countries like the Cambodia and Bangladesh. तो Cambodia और बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ लगाया.
अच्छा, एक चीज और देखने की, उसको देख लेते हैं डायग्राम से, विच इज वेरी हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग दीज फिगर्स। See, this is the diagram, means these are the facts. You can look some of the taxes which have been imposed. Cambodia 97%, Vietnam 90%, Sri Lanka 88%, Bangladesh 74%, Thailand 72%, China 67%, then Taiwan, Indonesia, Switzerland, इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो ऊपर कंट्रीज हैं, टॉप पर जो कंट्रीज हैं जिन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया, दीज आर द कंट्रीज कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान। दीज आर some of the major competitors of India. Remember this thing in mind. Okay. और कंबोडिया ट्रम्प एस्टिमेट ऑफ टैरिफ ऑन यूएस गुड्स जो 97% है, दिस इज द टैरिफ विच इज इम्पोज्ड बाय कंबोडिया ऑन यूएसए। यूएसए से जो गुड्स एक्सपोर्ट होकर आते हैं कंबोडिया में, उसमें 97%, तो उसका 50% 49 के आसपास हो गया। सिमिलरली इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया 52% इम्पोज करता है टैरिफ यूएसए के गुड्स पर। सो द यूएसए has imposed 26%. So this is the meaning of discounted. That means no, USA is not imposing the same amount of tariff, rather it is lower. Or how it is calculated, that is 50%, 52% or 26, rather ये 27% impose किया है यूएसए ने। एंड दिस कॉलम, दिस यूएसए ट्रेड डेफिशिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल यूएस ट्रेड डेफिशिट, ये जो टोटल ट्रेड डेफिशिट है यूएसए का विथ ऑल अदर कंट्रीज, उसमें किस कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब कौन सी कंट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ट्रेड डेफिसिट को यूएसए के। सो फॉर एग्जांपल कंबोडिया, कंबोडिया का अगर हम 100% ट्रेड डेफिसिट लेते हैं यूएसए का विथ ऑल अदर कंट्रीज, देन कंबोडिया कंट्रीब्यूट्स ओनली 1%। इफ यू लुक एट बांग्लादेश, देन इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.5%। सो द हाइएस्ट ट्रेड डेफिसिट विथ विच द यूएसए हैज, that is China, 25%. Look at this. Where is China? China, around 25%. This is the highest trade deficit. China के साथ में यूएसए का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। एंड देन ऑन सेकेंड नंबर इज द यूरोपियन यूनियन। This is the European Union, 19%, that is around 20%. So on all countries, whether it is low income countries or with the poor countries or middle income countries, on all these countries, country specific tariff have been imposed by the USA government. तो ये थोड़ा सा इसका जो एनालिसिस हमने देखा, ये इससे थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और अब आ जाते हैं अपने अगेन नोट्स पर। सो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, दो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इम्पैक्ट है इसका ओवरऑल क्या रहेगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर दैट, बिफोर कॉन्सिक्वेंसेस, लेट अस सी व्हाट इज द ट्रम्प्स व्यू ऑन इंडिया। अगर ट्रम्प ने 27% टैक्स लगाया है इंडिया पे, तो उसका कुछ व्यूज होगा ऑन इंडिया। इंडिया एक्चुअली there are many trade and tariff and non-tariff barriers which are operating in India that leads to 52% overall tariff on goods of USA. So the view of Trump is that India has a very high tariff on agricultural product. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है। अगर यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया को, तो उसका जो टैरिफ है इंडिया में, इफ यू लुक टैरिफ एट इन इंडिया, अराउंड 300% तक चला जाता है ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑन एग्री प्रोडक्ट्स। दिस इज वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज इन इंडिया tariffs are changed on tariffs are changed frequently, means tariff जो है बहुत frequently change किए जाते हैं और and on ad hoc basis. So tariffs are changed
tariffs are changed frequently. कैसे? जैसे कि बजट आता, एनुअल बजट आता, उसमें टैरिफ कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है? तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली टैरिफ को चेंज किया जाता है। एंड देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। इंडिया में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है एफडीआई को लेकर, रेस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। दीज आर द व्यूज ऑफ ट्रम्प ऑन इंडिया, कि देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। अगर यही इंडिया के व्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखते हो, देन वी हैव वेरी लिबरलाइज्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एफडीआई। थर्ड पॉइंट इज देर इज अनस्टेबल पॉलिसी। इंडिया में पॉलिसी जो है स्टेबल नहीं है, मीन्स इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी टैक्स डिक्रीज हो रहा है, टैरिफ कभी नॉन टैरिफ वेरियस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है? सो सच काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी इन पॉलिसी इज ऑलवेज देयर। अनस्टेबल ट्रेड पॉलिसी, आईपी enforcement in India is inadequate. It lacks enforcement of IP, and most of the banks, they are in the hands of government, that is state owned control. And there are many other reason. For example, India provides a huge amounts of subsidies in the form of inputs like fertilizer, seeds, or irrigation facilities to agriculture. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज इंडिया प्रोवाइड करता है। एंड वन मोर थिंग इज that all these kinds of subsidies which have been provided by India in the agriculture sector is in compliance with WTO। WTO के norms को violate नहीं किया है। Okay, so these are the views of Trump's on India. So keeping in mind these views, the Trump has also imposed tariff on India, that is 27%। अब इतना टैरिफ तो इम्पोज कर दिया और ये ऑपरेशनल भी होने जा रहा है 9 अप्रैल से। तो व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर? सम कंट्रीज are in the process of retaliatory tariff. For example, China has openly said that it is also going to be imposed tariff on USA. On the other hand, Australian government has not taken any stand. It is simply a wait and watch policy. Then the European Union has also expressed its views to increase tariff on USA products. So it is going to be beginning of a trade war. ट्रेड वॉर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर सारी कंट्रीज अगर ट्रेड वेरियर्स को इंक्रीज करना शुरू कर दें थ्रू टैरिफ, देन इट विल लीड टू वेरी अनस्टेबल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी impacted, and a kind of stagflation situation will emerge, and there will also be a lot of inflation among all the countries. So let us see the impact or consequences of this tariff. Consequences of tariff. So we will study it from the perspective of USA. USA पे क्या impact पड़ने जा रहा है, यूएसए की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ना जा रहा, एंड जो कंज्यूमर मार्केट है उस पे इम्पैक्ट क्या होगा, वेदर इट विल इफेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली। वी विल ऑल्सो सी द ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड वाइड एज वेल एज द इन्फ्लेशन पिक्चर। सो यूएसए में सबसे पहले तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन होगी, डेफिनेटली स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ in USA. So why the economic growth will slow down? See, if USA is imposing tariff on the products which are exported from other countries, then these products is going to be costly. These products may be final products, or these may be intermediate products. Intermediary products are those products which are used in the industry for further in the further production of the final goods. तो अगर टैरिफ इंक्रीज किया है
तो अल्टीमेटली होगा क्या, अगर कोई भी कंपनी अगर कुछ प्रोड्यूस कर रही है, लेट्स से इन इंडिया इफ अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर आइटम एक्स and that item is exported to USA. Initially, if its cost was rupees 100, after imposing a tariff of 27%, now its cost will be 100 plus 27 is equal to 127 rupees. So ultimately, this burden of increased cost will be shifted to the consumer, or it will be shifted to those companies which are using the intermediate products. Means if I am the company and producing X item in India, then I will not bear this excess or this extra cost. I will shift this extra cost to the final consumer. जो भी consumer होगा उस पर shift हो जाएगी. जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो खुद पे बर्डन नहीं लेगी. तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और जो कंट्रीज इंपोर्ट जो यूएसए जो इंपोर्ट करा रहा है दूसरे कंट्रीज से वो महंगा हो जाएगा. जब महंगा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी अ स्लो डाउन इन दी industrial activity. So so it may impact negatively to the economic growth. अगर अगर बाहर से कुछ भी प्रोडक्ट हैं अगर सस्ते मिलते हैं ऑन, if they are not so expensive, then obviously it will benefit consumers as well as it will benefit small industry which are using these products. So it will be a slowdown of economic growth in USA. Second is inflation. Obviously, inflation will increase in USA. अब वही बात है, अगर 100 रुपए की कोई चीज अगर 127 रुपए में अब बिकेगी तो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, and this increased in price of the product will increase inflation. What is the inflation? It is the rise in general price of prices of articles or product जो भी है. ठीक है, तो प्राइस का बढ़ना ही वो इन्फ्लेशन कहलाता. तो इट विल डेफिनेटली विल इंक्रीज इन यूएसए. द थर्ड पॉइंट इज स्टैगफ्लेशन. What is the meaning of stagflation? It is an economic term. Stagflation means inflation plus lower economic growth. Means आपकी economic growth भी नहीं हो रही है और inflation भी persistently है. तो इस kind this stagflation situation will also emerge with the imposing of these tariffs. Its meaning is high inflation plus low economic growth. ये तो ये यूएसए में ये सिचुएशन एमर्ज हो सकती है इन शॉर्ट टर्म. एंड अदर इम्पैक्ट इज if we look its impact worldwide, then obviously on worldwide also we have higher inflation and low economic growth. Inflation will be high, inflation will increase, economic growth will go down. Obvious है. जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, द सेम थिंग विल ऑल्सो अप्लाई हेयर. अगर किसी कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया में, अगर इंडिया पहले ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, अब अगर चीज़ें कॉस्टली हो रही हैं तो हो सकता है डिमांड इतनी क्रिएट ना हो यूएसए में. अगर डिमांड उतनी नहीं है यूएसए में तो उतने प्रोडक्ट्स को जो है वो इंपोर्ट भी नहीं कराएगा. इन दैट सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो डाउन. मीन्स उस तेजी से एक्टिविटी या प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितनी तेजी से पहले हो रहा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल गो डाउन एंड इट विल impact the overall economic growth. On the similar lines, inflation will also rise in other countries, not only in USA. If for example some intermediary products are produced in Bangladesh, Vietnam or any other country, let's say, and these products are exported to the USA, and USA's companies are using these intermediate products, then before the imposition of tariff these products were less expensive, but after the imposition of tariff these products will be more expensive. So if the cost of production has increased, then those then the companies of the USA will also sell their final product at higher cost. अब जब हायर कॉस्ट पे बेचेंगे तो जो कंट्री उसको इंपोर्ट कराएगी ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो ओवरऑल होगा क्या, अगर हम ये इन चारों पॉइंट्स को समराइज करें
तो इन्फ्लेशन राइज होगा वर्ल्ड वाइड, and a situation of stagflation might be emerged in USA, and there will be a slow down in economic growth. So this is the consequences of tariff. अच्छा, इस टैरिफ का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया है? जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ मैंने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ इट इज नॉट अ रेसिप्रोकल टैरिफ, रादर द इंटेंशन बिहाइंड द imposition of tariff is that in the long run the trade deficit of USA with its trading partner should be eliminated. So this is the main agenda or main intention behind the imposition of tariff. जो भी यूएसए के जो ट्रेड डेफिशिएट है दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ इस तरीके से, जो गवर्निंग प्रिंसिपल हैं इसके टैरिफ इम्पोजिशन के, वो इस तरीके के हैं कि ये ट्रेड डेफिशिएट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जीरो हो जाए. ओके, सो दिस इज हाउ this is calculated, USA calculate the reciprocal tariff. थोड़ा सा देख लेते हैं. Calculation of reciprocal tariff. Calculation of reciprocal tariff. Bilateral trade deficit जो USA का है दूसरे कंट्रीज के साथ, that should be wiped out over the period of time. Okay, so it is calculated in such a manner, it is calculated in such a manner that bilateral trade of USA with its trading partner gets eliminated. ये eliminate हो जा. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड मीन्स जो डेफिशिएट है यूएसए का इंडिया के साथ में, वो 46 बिलियन का है. दिस इज द ट्रेड सरप्लस ऑफ इंडिया एंड ट्रेड डेफिशिएट ऑफ यूएसए. यूएसए के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ट्रेड डेफिशिएट है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये ट्रेड सरप्लस है इंडिया के लिए. तो यूएसए कुछ इस तरीके से इंपोज करेगा टैरिफ को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस विच हैव बीन इंपोज्ड बाय इंडिया ऑन यूएसए गुड्स, कि ये जो 46 बिलियन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, मींस ये कहाँ आ जाए, ट्रेड जीरो पे आ जाए. इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया, इंपोज किया गया. ठीक है, क्या ये कैलकुलेशन और ये जो इस तरीके से इंपोज किया टैरिफ, is it sustainable, or is there any issue or any challenges in imposing such kind of tariffs to eliminate trade deficit? That is, I think, more important. Let's see. Issues with reciprocal tariff. रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव यूएसए ने बताया वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट को हमें जीरो करना. क्या रियली वी कैन गेट ट्रेड डेफिसिट जीरो विद द इंपोजिशन ऑफ दिस रेसिप्रोकल टैरिफ? अगर सारी कंट्रीज यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया और चाइना का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चलता है. इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो है अराउंड $84 बिलियन. अगर 2024 की बात करें आप, तो दिस इज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विथ चाइना. तो क्या इंडिया भी कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाए, रेसिप्रोकल टैरिफ को इंपोज कर दे? अगर सारी कंट्रीज ऐसा ही अगर करना शुरू करेंगी तो क्या होगा? सारी कंट्रीज ये चाहें कि हम ट्रेड सरप्लस में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. अगर आप आपके 10 कंट्रीज से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज के साथ में आप ट्रेड सरप्लस में रहेंगे, कुछ कंट्रीज के साथ में आप ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली द इकोनॉमी वर्क्स ऑन कंपैरेटिव एडवांटेजेस. कंपैरेटिव एडवांटेजेस सेज दैट इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली इन ए पर्टिकुलर एक्स कंट्री, देन इट शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन दैट इन दैट कंट्री इटसेल्फ. अब अगर मैं ये कहूँ, सपोज कोई राइस ईटिंग
राइस ईटिंग कंट्री है, लेट से बांग्लादेश को कह देते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश एक राइस ईटिंग कंट्री है, राइस खाते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत होगी राइस? अगर ये दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कराएगा, अगर इसके पास राइस नहीं है तो राइस इंपोर्ट कराएगा ये। सपोज एक कोई और कंट्री है, सपोज मान लेते हैं यूक्रेन है। यूक्रेन क्या है? वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इसमें सिर्फ वीट होता है, वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब अगर बांग्लादेश, सपोज बांग्लादेश को अगर इससे ट्रेड करना है यूक्रेन से, तो अब यूक्रेन के पास जो है वो वीट है और इसके पास क्या है? राइस। तो यूक्रेन तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इसको। अगर हम सिर्फ ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, तो यूक्रेन कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोज ये यूक्रेन राइस भी ईट करते हैं, इन दोनों में ट्रेड है। So Bangladesh cannot import anything from the Ukraine if this is the only product in that country. But Ukraine obviously can import rice because it is also eating rice. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इसका ट्रेड सरप्लस इसके साथ में, इसको हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कंट्रीज जितनी भी हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। In some countries there are few products, or in some countries there is specialization of production of few products, but in some other countries are specialized in some other sector. तो ऐसे ही जो है वो ट्रेड होता है। अब ट्रेड को पूरा ट्रेड डेफिशिएट या ट्रेड सरप्लस को एकदम जीरो पर नहीं ला सकते, ठीक है? ये इस तरीके की। और दूसरी चीज और ये है कि सिर्फ और सिर्फ टैरिफ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ट्रेड डेफिसिट को, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट में बी ड्यू टू सम अदर रीजन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर देयर, environmental compliances, regulatory compliances, and then there are many kinds of other hurdles which creates non tariff barriers। तो वो नॉन टैरिफ बैरियर से भी अल्टीमेटली जब आप टोटल टैरिफ निकालते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इफ वी से दैट imposing tariff can eliminate trade deficit is not the ultimate solution. Okay, so trade deficit alone, this reciprocal tariff alone is not going to reduce trade deficit, और completely eliminate तो नहीं कर सकता trade deficit. Okay, now look at India. अब इंडिया के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? वेदर इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी, इज एनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, एंड व्हाट शुड बी द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया? लिव एट अदर कंट्रीज, कुछ कंट्रीज अलग अलग व्यूज हैं, तो इंडिया का क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए? अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इंडिया पे भी टैरिफ इम्पोज किया है 27% का, तो उसमें 27% में इसके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ गई? देखिए, if you look at some facts which we have seen in the table recently, then there are many countries on which the tariff is very high. For example, Cambodia, Vietnam, Thailand, Bangladesh. These are close competitors of India who export their products to the USA along with India. अगर इंडिया पर टैरिफ कम है, इंडिया पर टैरिफ कितना है? देखिए, दो सेक्टर हैं इंडिया के जहां पर उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो है दिस वन, अपरेल अपरेल एंड फुटवियर, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दो सेक्टर में इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। ये जो सेक्टर है इसमें जो क्लोज कंपटीटर है इंडिया के, वो है कंबोडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये हैं। तो चाइना पे 34% का टैरिफ इंपोज किया ट्रंप ने, बांग्लादेश पे 37 का टैरिफ इंपोज किया है, एंड दिस इज 49% टैरिफ। और अगर यहीं आप इंडिया को देखें तो इंडिया पे कितना है?
27% का टैरिफ है। तो अगर इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो 27% टैरिफ लगेगा, और ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं तो इतना लगेगा। मीन्स द टैरिफ इज मच हायर ऑन दीज कंट्रीज कंपेयर टू इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया अब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है कि अपने जो ये है इस वाले सेक्टर को काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट कर सकता है यूएसए में। इन सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो देर इज अ कंट्री ताइवान, चाइना, and again Thailand. These are the countries: Thailand, Taiwan, China, इंडोनेशिया। अगेन अगर इन कंट्रीज को आप देखोगे तो इन कंट्रीज पे भी क्या है, टैरिफ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगेन इंडिया कैन टेक सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन दिस सेक्टर ऑल्सो। तो इंडिया के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। चलिए, अब अगर 27% इंडिया पे अगर इम्पोज किया है टैरिफ, तो व्हाट शुड बी द रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया। दूसरे कंट्रीज को छोड़ देते हैं, दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेंगे नहीं करेंगे, अ काइंड ऑफ ट्रेड वॉर सिचुएशन हैज एमर्ज। तो अब इंडिया क्या करेगा वो देख लेते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया, देखिए सबसे पहले तो ये है कि इंडिया को रिटेलिएटरी टैरिफ को जो है इम्पोज नहीं करना। अगर रिटेलिएटरी टैरिफ अगर इम्पोज करेगा, then the US is very straightforward in its stand. If any country imposes retaliatory tariff or increases a tariff on its product, then USA will increase tariff again proportionally. USA तब तक increase करता रहेगा tariff जब तक कि वो दूसरे country increase करेंगे. So that strategy will not work here. So what should India do? India should rationalize its tariff structure. India should लोअर इट्स टैरिफ एंड रेशनलाइज इट। तो पहले तो इंडिया को टैरिफ को लोअर करना, कम होना चाहिए एंड रेशनलाइज करना चाहिए इसको। सी द फ्रीक्वेंट चेंज इन टैरिफ इन द बजट और इन सम अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी स्टॉप एंड इट शुड बी रेशनलाइज्ड। टैरिफ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस हैं, देन आईपी इन्फोर्समेंट इश्यूज हैं। तो उनकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ जाता है। तो दैट शुड बी रेशनलाइज्ड। टैरिफ के एटलीस्ट 2 या 3 स्ट्रक्चर हों, 5% और 10%, इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। मीन्स देर शुड बी अ प्रिडिक्टेबल और देर शुड बी स्टेबिलिटी in tariff. Second thing is India should ensure its policy stability. Ensure policy stability. अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, जो भी है, अगर उनमें एक स्टेबिलिटी है तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी। अगर प्रिडिक्टेबिलिटी होगी तो इंडिया क्या है, एक फेवरेट नेशन बन सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अदर कंपनीज। ओके, तो इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी। एंड द थर्ड थिंग इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है यूएसए के साथ में। सो इंडिया शुड नेगोशिएट दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल, because if the free trade agreement is signed between India and USA, then this reciprocal tariff which is imposed by the USA right now, ये टैरिफ, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देयर विल बी अ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो द रेसिप्रोकल टैरिफ imposed by from Indian side or the USA side, that can be eliminated and there will be a smooth trade between these two countries. तो ट्रेड एग्रीमेंट को जितना जल्दी से जल्द हो सके उसको साइन करना चाहिए इंडिया को। सो दीज आर few of the options or the responses which India should adopt. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएसए गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।
देयर मे बी ए रिटेलिएटरी टैरिफ फ्रॉम चाइना, और चाइना से अगर ऐसा हुआ तो फिर अ काइंड ऑफ ट्रेड वार हो जाएगा। अब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाया गया था कि देर शुड बी मिनिमम ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज, और इसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव इसके सेट हुए हैं कि जो ट्रेड है दैट शुड बी वेरी स्मूथ बिटवीन द कंट्रीज, और जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, मीन्स टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, दे शुड बी डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पर डब्ल्यूटीओ कहीं पिक्चर में है ही नहीं। दैट मीन्स अगर डब्ल्यूटीओ इतनी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी हो गई, बिकॉज वेरियस जो भी रूल्स प्रिंसिपल इसने सेट किए हैं, द कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग देम, इवन सबसे ज़्यादा वॉयलेट जो कर रहा है वो यूएसए कर रहा है। सो वी विल सी इट सेपरेटली, वी विल सी what is WTO all about, because इसके कंटेक्स्ट में WTO भी इंपॉर्टेंट हो जाता। सो WTO क्या है, what is the structure of WTO, its main function, its dispute settlement bodies, तो we will see it separately in some other classes। ओके, सो अभी के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं।